उसी तरीके से इसको देखते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इसमें लिखा ही है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। तो जब भी किसी एक्ट के सामने यह लिखा होता है कि उसका ईयर्स दिया रहता है, तो उससे ये समझ जाना चाहिए कि ये एक्ट जो है उसी ईयर में लाया गया है। तो जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 1872 में लाया गया था, और इसका थोड़ा सा और विस्तृत देखेंगे तो इसको हम आईसी एक्ट भी कहते हैं, आईसीए एक्ट भी कहते हैं। आईसी मतलब हो गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। दूसरे शब्दों में, हिंदी के शब्दों में इसे भारतीय संविदा अधिनियम या फिर भारतीय अनुबंध अधिनियम भी कहते हैं। ये 1 सितंबर 1872 को पूरे जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके पूरे भारत में इसको लागू किया गया था। जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके पूरे भारत में लागू किया गया था 1 सितंबर 1872। द डेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, तो नोट डाउन इन योर कॉपी। इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा, 1 सितंबर 1872। दूसरा, इसको डिपेंडेंट ऑन इंग्लिश कॉमन लॉ कहते हैं। तो आप लोगों को डिपेंडेंट ऑफ इंग्लिश लॉ इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि जब ये लॉन्च हुआ था, जब इसे लाया गया था, उस समय ब्रिटिशर्स का रूल था, ब्रिटिशर के लोगों का राज्य था। तो इसलिए इंग्लिश कॉमन लॉ उसे कहते थे, इसे इंग्लिश कॉमन लॉ के ऊपर डिपेंड इसको कहते हैं। दूसरा, ड्राफ्टेड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल आईएलसी द्वारा है। तो अब आप ऐसे समझिए कि अब ये एक क्वेश्चन खड़ा हो गया होगा कि यार ये क्या है, आईएलसी क्या है। तो जैसे आईएलसी, जैसे आज हम लोगों की जो विधायिका होती है ना, तो उसी तरीके से जब ब्रिटिशर्स थे तो उनकी विधायिका थी। थोड़ा सा इसके विषय में आपको आइडिया दे दे रहा हूँ। एक्चुअली उनकी विधायिका जो है वो 1861 से लेकर के 1947 तक चली थी। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो हमारी अपनी विधायिका हो गई, लेकिन जब तक देश आज़ाद नहीं था तो उन्हीं की विधायिका थी। तो ये 1861 से लेकर 1947 तक आईएलसी था, यानी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। एक कह सकते हैं कि ब्रिटिश भारत की विधायिका थी। तो जैसे आज हमारी विधायिका में हमारे नियम कानून और एक्ट बनते हैं, तो वैसे जब ब्रिटिशर से तो अपना बनाए थे, तो ब्रिटिशर्स भारत की जो है वो विधायिका थी। इसकी स्थापना अगर देखा जाए तो मुझे जहाँ तक याद है कोई चार्टर करके था ऐसे, तो चार्टर अधिनियम भी इसको जो है कहा जाता है। तो इसकी स्थापना 1853 में हुई थी, पर इसको लाया गया था 1861 में, और 1861 से लेकर 1947 तक ये विधायिका चली थी। अब हम बात कर रहे हैं चूंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भारतीय संविदा अधिनियम को जो इनेक्टेड किया गया था वो 25 अप्रैल 1872 को किया गया था। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो इंपॉर्टेंट उसके लिए होगी जो बहुत डीप जाएगा, लेकिन हाँ फिर भी आप लोग जानिए कि इसको 25 अप्रैल 1872 को इनेक्टेड किया गया था, और उस समय इसमें 11 चैप्टर थे। फिर इसको मतलब आप ऐसे समझिए कि 25 अप्रैल 1872 को चूंकि शुरू हुआ, इसके इनोग्रेशन वगैरह हुआ, तो क्या हुआ 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद जो 1 सितंबर 1872 की सबकी सहमति लेते हुए पूरे देश में लॉन्च कर दिया गया। जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके लॉन्च किया गया। दैट्स अ वेरी हिट पॉइंट कि कब जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके यह पूरे देश में लागू किया गया था 1 सितंबर 1872 को। ड्राफ्टेड किसके द्वारा था? श्रीमान उस समय ब्रिटिशर्स का राज था, इसीलिए उनकी अपनी एक विधायिका थी जिसे हम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जानते हैं। तो उसी विधायिका के अंतर्गत इसको जो है लॉन्च किया गया था। चूंकि उस समय ब्रिटिशर्स का कानून था तो इसलिए इसको डिपेंड ऑन इंग्लिश कॉमन लॉ भी कहते हैं। ये इनेक्टेड, इसकी शुरुआत, इसको सम्मिलित किया गया था 25 अप्रैल 1872 को, लेकिन देश में लागू किया गया 1 सितंबर 1872 को। जब ये लॉन्च किया गया तो इसमें टोटल 11 चैप्टर थे, यानी 11 अध्याय थे, लेकिन वर्तमान में अभी 9 ही अध्याय हैं, क्योंकि इसमें से 2 अध्याय को इसमें से बाहर कर दिया गया है। सेल्स ऑफ जीएसटी एक्ट 1930, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो ये अधिनियम था, इसमें चूंकि 11 चैप्टर थे, 11 अध्याय थे, तो सेल्स ऑफ जीएसटी एक्ट को 1930, तो आप ऐसे समझिए कि सेल्स ऑफ जीएसटी एक्ट 1930, तो हमने भी अपने पहले शब्दों में कहा था आपसे कि अगर कहीं एक्ट के बाद उसकी तिथि लिखी हुई है तो आप ये समझिए कि वो एक्ट उसी सन में वो जो है हटाया गया था। तो 11 चैप्टर में से ये 2 चैप्टर, सेल्स ऑफ जीएसटी एक्ट को 1930 में निकाल दिया गया था, और पार्टनरशिप एक्ट को, जिसको हम भारतीय भागीदारी अधिनियम भी कहते हैं,
पार्टनरशिप एक्ट होता है, उसको जो है 1932 में निकाला गया था। तो अभी प्रेजेंट में केवल 9 ही चैप्टर हैं, क्योंकि 11 में से 2 निकल गए, सेल्स ऑफ जीएसटी निकल गया, पार्टनरशिप एक्ट निकल गया, तो बचे कितने? 9 ही बचे। तो ये कुछ इस तरीके से इसके विषय में है कि किस आधार पे ये बना और कितने चैप्टर थे, कितने अध्याय थे, कौन कौन से बाहर किए गए, कब कब बाहर किए गए। अब थोड़ा सा और इसके विषय में पढ़ते हैं। तो टोटल इसमें 266 सेक्शंस थे। जब ये इनेक्टेड किया गया, लॉन्च किया गया, तो उस समय इसमें टोटल 266 सेक्शन थे, जिसमें हम लोग जो इस समय पढ़ रहे हैं उसको कहते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। यानी कि आप ऐसे समझिए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अभी हम आगे चल करके आपको बता देंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला पार्ट तो वो जनरल प्रिंसिपल का आता है, जिसको हम सेक्शन 1 to 75 तक कहते हैं। आप लोगों की जो बुक होगी, जो आप लोगों ने अगर बुक खरीदा होगा, तो आप लोग देखे होंगे कि उस बुक में 1 to 75 तक का जिक्र किया गया है। उसके बाद डायरेक्ट जो है वो एक्ट 239 आ जाता है, तो 124 आ जाता है। तो कहने का मतलब 24 भी नहीं आता है, हाँ 24 आ जाता है, क्योंकि वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। तो कोई कोई किताब में 1 से 75 तक ही दिया जाता है, लेकिन कोई कोई में देखे होंगे आप, जिसमें लिखा है बेनिर्दोष अंतोष करके लिखा रहता है, तो उसमें उसमें जो है वो 124 से शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या है कि एक सेक्शन से लेकर के 75 सेक्शन तक, यानी सेक्शन यानी धारा, एक धारा से लेकर के 75 धारा तक के बीच में जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ का जिक्र किया गया। अब कॉन्ट्रैक्टिंग रिलेशन ऑफ द सेल्स ऑफ जीएसटी, तो जीएसटी एक्ट, बिक्री कर अधिनियम, इसको 76 से लेके 123 तक के बीच में रखा गया, जो कि अब इसका पार्ट नहीं है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब वही आपके जो क्या बोलते हैं, अरे निर्दिष्ट अधिनियम, अनुतोष अधिनियम। यस। हाँ अनुतोष भी कह सकते हैं, अनुतोष भी अधिनियम कहते हैं। तो उसको जो है क्या नाम है, सेक्शन 124 से लेकर के 238 के बीच में रखा। इसमें मेन चीज इस एक्ट में क्या, जैसे अभी आप लोग जो है ना वो क्या पढ़ रहे हैं, अभी आप लोग पढ़ रहे हैं 1 to 75 जनरल प्रिंसिपल को पढ़ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो जनरल प्रिंसिपल को कर रहे हैं। बस जनरल प्रिंसिपल में आपको यही चीज समझाई जाती है कि किसी भी प्रकार का केस आपके सामने आ जाए, तो बस आपको 2 चीज उसमें निकालना होता है, यार ये संविदा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आज चूंकि आप पढ़ रहे हैं तो दुनिया भर का ड्रामा उसमें आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सिर्फ आपको इतना करना रहेगा कि क्लाइंट आया, उसने आपको मैटर बताया, तो आपको ये जस्टिफाई करना रहेगा कि हाँ यार ये संविदा इससे बन रही है कि नहीं बन रही, यानी इस केस को ले जाकर के न्यायालय के समक्ष जो पेश किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। तो अभी जितने प्रकरण आपको 1 से 75 तक के समझाए जाएंगे, वो बस यही समझाए जाएंगे कि हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में संविदा बन रही है, कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, प्रतिफल बन रहा है, प्रस्ताव बन रहा है, प्रस्थापना बन रही है कि नहीं बन रही है। इसकी पूरी जानकारी आपको जनरल प्रिंसिपल एक्ट में हो जाए। जब आप जनरल प्रिंसिपल एक्ट से आपको आगे जाएंगे तो आपको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने पड़ेंगे। ठीक, तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, अरे भाई सुमित जी आइए आइए, इतना लेट ज्वाइन करते हो यार, समय से बता दो तब हो। स्पेसिफिक रिलीफ इसको कहते हैं, इंग्लिश में स्पेसिफिक रिलीफ और हिंदी में कहते हैं निर्दिष्ट अंतोष। तो वो आपको मिलेगा 124 से लेकर 238, जिसमें हम बात करते हैं किसी की क्षतिपूर्ति हो जाए। दूसरा हम उसमें गारंटी की बात करते हैं, बेल की बात करते हैं, यानी जमानत की बात करते हैं, किस आधार पर उसको जमानत वगैरह मिलेगी, इसकी भी बातें करेंगे। अभी क्या है, हम लोग सिर्फ जनरल प्रिंसिपल को पढ़ रहे हैं। जब हम लोग जमानत वगैरह को देखेंगे तो हमें और डीप जाना पड़ेगा, और बड़े बड़े केसेस को जो है स्टडी करना पड़ेगा, और लंबा लंबा लेक्चर चलेगा। में भी हो सकता है एक एक लेक्चर जो है 2.5 3 4 घंटे का भी चला जाए, एक एक स्टडी ऐसी आएगी। तो मतलब आप ये कहते हैं ना कि दिल थाम के बैठो मेरे यार, संघर्ष तो अभी बाकी है। तो अगर ऐसा कोई सोच रहा है कि बड़ा ही सरल है और हाई स्कूल इंटर की तरह हम जल्दी जल्दी से पढ़ के इसको पास कर लेंगे, तो देखो भाई पास तो आप लोग हो जाओगे। अरे पास पास तो हम आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन बता दे रहे हैं, वही पढ़ लो जाओ पास हो जाओगे। लेकिन चूंकि हम बच्चों को पास नहीं होना है, आप बच्चों को पास नहीं होना है, सिर्फ
पास होने के बाद आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। और मैं चाहता हूं कि आप पास होने के बाद केवल 1 साल की प्रैक्टिस करो और दूसरे साल से डायरेक्ट जज के सामने जाकर के अपनी प्रस्तुति दो, बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करके सीओपी नंबर लेकर के। तो देखिए, बहुत से लोग एलएलबी कर लेते हैं, लेकिन एडवोकेट कौन होता है? तहसील पे जाते हैं और वो एफिडेविट बनाने का काम करते हैं, 10 रुपया चपरासी को देकर के नकल निकलवाएंगे। इस तरीके की ही धारणा उनकी होती है, इस तरीके का ही काम करते हैं अगर उनको बेसिक नॉलेज और वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बच्चों तो नहीं कह सकता क्योंकि बच्चों के बराबर आप हैं नहीं, हाँ बहनों और भाइयों के बराबर हो सकते हैं क्योंकि मैं आप लोगों से 8-10 साल बड़ा हूँ। तो भाइयों बहनों, आपको ना आगे जा करके चूंकि एडवोकेट बनना है, आपको लॉयर नहीं बनना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉयर एंड एडवोकेट? कैन यू एनीबॉडी एक्सप्लेन दैट? Do you know what is the difference between lawyer and advocate? सर पूर्णतः जानकारी नहीं है। Anybody? Anybody else? Alice? साक्षी? सर जो एलएलबी कंप्लीट कर लेते हैं हाँ, वो सर लॉयर कह सकते हैं उनको सर, लेकिन जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और वो एग्जाम निकाल लेते हैं और उनको हाई कोर्ट या कहीं भी प्रैक्टिस या करने के बाद एंट्री मिल जाती है कोई काम करने के, तो सर वो अधिवक्ता कहलाता है। वेरी गुड। तो कहने का मतलब अगर हम सिर्फ बीए एलएलबी कर लेंगे तो हम लॉयर कहलाएंगे, हमारे पास ये पावर नहीं रहेगा कि हम किसी के लिए कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकें। हाँ, छोटे मोटे काम कर सकते हैं, हम स्टाम्प पेपर बेच सकते हैं, नकल निकलवा सकते हैं, यही सब करेंगे। और ये सब तो ऐसे भी जाकर के आप कचहरी में कहो, कौन रोकता है। लेकिन अगर आपको एक वकील बनना है तो सीओपी नंबर आपको जनरेट करवाना है, तो उसके लिए आपको इस परीक्षा को देने के बाद आपको फिर एक बार और परीक्षा देनी पड़ेगी जिसको कहते हैं कि बार काउंसिल ऑफ यूपी एग्जामिनेशन। वो आपको फाइनल करना पड़ेगा। फिर वो एग्जाम निकालने के बाद तब जाकर के आप एडवोकेट की श्रेणी में आते हैं। और उस एग्जाम को निकालना बहुत ही सरल और बहुत ही कठिन है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको किताब ले जाने की पावर होती है। आप उसका जब एग्जाम देने जाएंगे तो आप जितना मन करे 2-3 झोला भर करके किताब आप ले जाइए, कोई मना ही नहीं करेगा। जितना मन करे उतना किताब लेकर के जाइए, बस आपको नकल नहीं वहां मारने को मिलेगी। आप वहां जाए, बेंच पे बैठे, एक झोला किताब निकालिए, जो क्वेश्चन पूछा है उसको छांट छांट करके लिखिए। फिर भी लोग फेल हो जाते हैं, चले आते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ट्रिपिकल होते हैं कि वो आप खोजते रह जाएंगे, किताब आपको मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि किताब तो आप पढ़े होते नहीं है। 20 क्वेश्चन उठा करके टॉप 20 का क्वेश्चन का बुक लेकर के खटाक से परीक्षा देके पास हो जाते हैं। और ऐसे महान महान हमारे देश में कॉलेज है जो ऐसी डिग्रियां बांटने के लिए बैठे भी हुए हैं। लो जाओ एफिडेविट बनाओ तहसील पे। तो अगर तहसील से बाहर आपको निकलना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना है, हाई कोर्ट में जाना है, सुप्रीम कोर्ट में जाना है, तो आपके पास 5 साल है। 5 साल में आप 12वीं पास करके आए हैं, 5 साल में आप एक बेहतरीन अपना फ्यूचर बना सकते हैं, एक अपना भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। और 5 साल में आप वह भी कर सकते हैं कि तहसील पे जाकर के एफिडेविट बनवाएंगे, गांव वाले की झगड़ा वाली जमीन को जाकर के समझौता करवाएंगे, लेकिन कहीं आपकी कलम नहीं चलेगी, जुबान चलेगी। कुछ पैसे हो सकता है कमा लें, जीवन यापन हो जाए। लेकिन एक लॉयर से कन्वर्ट होकर के आपको एडवोकेट बनना है, अगर वकील बनना है, अपनी मोहर और स्टंप लगानी है, मुकदमा जाकर के जज के सामने प्रस्तुत करना है, पक्षों का प्रस्तुतिकरण करना है, तो ऐसे में आपको बार काउंसिल का एग्जामिनेशन निकालना पड़ता है, जिस एग्जाम के लिए बुक ले जाना भी अलाउ है, बेयर एक्ट ले जाना भी अलाउ है। लेकिन जब आप पढ़े ही नहीं रहेंगे तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन सी बात किस सेक्शन में की गई है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं श्रीमान साथियों। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या होता है? क्षतिपूर्ति, गारंटी, जमानत और प्रतिज्ञा एजेंसी के लिए बनाए हुए नियमों की व्याख्यान जो है एक सेक्शन 124 से लेकर 238 तक किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू पार्टनरशिप, तो वो जो है सेक्शन 239 से 266 तक किया गया है, यानी पार्टनरशिप अधिनियम की जिक्र। वो भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं है, वो आगे चल करके, ये जीएसटी वाला तो लास्ट में आएगा, ये बीचवा में आएगा ये पार्टनरशिप एक्ट। अब चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कि अच्छा ठीक है, थोड़ा सा बाकी है। हाँ, मैंने बताया था कि इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो पहला पार्ट ये है कि अनुबंध के कानून के सामान्य सिद्धांतों की विवेचना,
संविदा के संविदा कानून की जो सामान्य चीजें हैं, जनरल प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल यानी सिद्धांत होता है, जो जनरल प्रिंसिपल है उसका जो जिक्र किया गया है वो धारा 1 से 75 तक किया गया है। और भाग 2 में, जो कि यहाँ पे आप ऑलरेडी देखें ये पीछे, अनुबंधों का संबंधित क्षतिपूर्ति यानी किसी प्रकार का नुकसान वगैरह होता है, गारंटी के लिए कोई संविदा होती है, अनुबंध होता है, जमानत की कोई प्रतिज्ञा होती है, तो एजेंसी का कोई पार्टनरशिप वगैरह होता है, एजेंसी का कोई झगड़ा जवाल होता है, मतलब जैसा ऐसा नहीं है ना, मतलब आदमी आदमी के अंदर ही वो होता है करार, अरे दो कंपनी वालों के बीच में भी तो हो सकता है करार। तो ऐसी एजेंसियों का अनुबंध जो है वो पार्ट 2 में, तो हम लोग अभी सिर्फ पढ़ रहे हैं पार्ट 1। पार्ट 1 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसको संविदा कहते हैं। संविदा या हिंदी के शब्दों में, दूसरे शब्दों में हम इसे अनुबंध कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ए बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन टू आर मोर पर्सन्स आर पार्टीज, एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कम से कम 2 लोगों या 2 से अधिक लोगों के बीच में किया जाता है, स्पेशली वन अ लीगल। 1 मिनट यार, ये लैपटॉप जो है चार्जिंग में लगाना पड़ेगा, प्लग जो है इसका निकला हुआ है, लगा दे रहा हूँ, फिर बात करता हूँ। जो पुराने हैं उन्हें आज इस पीपीटी से कुछ नया भी सीखने को मिला होगा और आगे भी मिलेगा। जो एक बार पढ़ चुके हैं उन्हें कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, और जो नया पढ़ रहे हैं उनके लिए तो सारा एक्स्ट्रा ही है। तो एक बार कोई कंफर्म कर दे कि पीपीटी वगैरह प्रॉपर दिखाई दे रही है। यस सर। ठीक है, यस सर, दिखाई दे रही सर। संविदा का निर्माण तब होता है जब वह विधि द्वारा प्रवर्तनीय होता है। ऐसा हमने धारा 2 जा के अनुसार हम बता रहे हैं। धारा 2 जा मतलब आप ऐसे समझिए, सेक्शन 2 इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। कल से उठाइए और जा करके धारा 10 और धारा 2 को पढ़िए, क्योंकि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ का। इसमें से क्वेश्चन भर भर के आते हैं और हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो धारा 2 जा में इस करार की एक परिभाषा दी गई है। उसमें कहा गया है कि धारा 2 जा के अनुसार संविदा एक ऐसा करार है जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है। करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय ना भी हो। परंतु यदि करार विधि द्वारा परिवर्तनीय हो जाता है तो उसे हम संविदा कहते हैं। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो सभी संविदा एक करार है और सभी करार एक संविदा है। ये तो हो गई किताब की रामायण व्याख्यान। अब हम इसको अपने शब्दों में बताते हैं। देखिए, संविदा 2 पक्षों के बीच में होती है। एक पक्ष होता है, दूसरा पक्ष होता है। हो सकता है एक पक्ष अकेला हो और दूसरे पक्ष से 4 लोग हों, या हो सकता है एक पक्ष से 4 हो, दूसरे पक्ष से 4 हो। तो एक या 1 से 2, 2 से अधिक, यानी एक पक्ष, 2 पक्ष, 2 से अधिक लोगों के बीच में संविदा का, कॉन्ट्रैक्ट का जो है निर्माण होता है। अब इसमें कहा गया कि नहीं, संविदा, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, बहुत सारे शब्द आ रहे हैं, बाइंडिंग एग्रीमेंट। अब ये भाई इसमें अंतर क्या है? बाइंडिंग भी है, कॉन्ट्रैक्ट भी है, एग्रीमेंट भी है। देखो, एग्रीमेंट यानी करार हो गया यार। हम आपसे कोई करार करते हैं, जो लोग बेसिकली बिलोंग फ्रॉम द विलेज एरिया, उन्हें भली भांति पता होगा कि करार क्या होता है। तो करार का दूसरा रूप संविदा होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, अनुबंध होता है। लेकिन यह शर्त लगा दी गई है कि करार कब वो संविदा हो सकता है? तो तब वो हो सकता है जब उसमें लीगल इन्फोर्सेबल, यानी लीगल विधि के नियमों का उल्लेख हो जाए, लीगली वह इन्फोर्स कर दिया जाए, तो वो एक संविदा हो जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना समझिए कि एक करार एक संविदा भी होता है और संविदा भी एक करार होता है। परिभाषा नीचे दी हुई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। परिभाषा से आपको बड़ी भांति समझ में आ जाएगा, नहीं तो आगे अभी जितना स्पीच देंगे, भाषण देंगे, उसी में समझ में आ जाएगा कि करार जो है वही संविदा है, जो संविदा है वही करार है। लेकिन करार संविदा का रूप तब लेता है जब उसमें एक नया चैप्टर जोड़ दिया जाता है, धारा 10 के उपबंधों का उल्लेख कर दिया जाता है, वह तब विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो जाता है। तो उसी को, जब वो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो गया, उसी समय उसको संविदा शब्द से संबोधित कर देते हैं, नहीं तो उसको सिर्फ करार शब्द से संबोधित करते हैं। विधिमान्य संविदा के लिए आवश्यक तत्व, तो अभी हमने देखा कि 2 शब्द आया था,
करार और संविदा। तो करार तो सब लोग जान रहे हैं, क्योंकि सबके आम जीवन में ये चूंकि बोल भाषा का शब्द रहा है, लोग करार समझ जाते हैं। लेकिन संविदा को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या होगा कि तो संविदा हो जाएगी। तो धारा 2 जा से आप ये समझ गए कि संविदा एक प्रकार का करार है, और एक प्रकार का करार संविदा हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए, जब आप अपने चैप्टर में लिखिएगा किताब में, तो ये जरूर लिखिएगा कि एक करार संविदा हो सकता है और संविदा एक करार नहीं भी हो सकता है, या सॉरी, एक करार संविदा हो सकता है और करार संविदा नहीं भी हो सकता है। तो करार संविदा तब होगा जब उसमें धारा 10 के उपबंधों की विवेचना की जाएगी। तो इसीलिए कहा कि भाई विधि मान्य यानी न्यायालय द्वारा मान्य संविदा के लिए आवश्यक किन तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इसका वर्णन धारा 10 में किया गया है कि करार की आवश्यकता होती है। संविदा बनने के लिए सबसे पहले करार की आवश्यकता होती है। करार क्या है भाइयों? करार किन्हीं दो लोगों से मिलकर के बनता है, एक पक्ष और दूसरा पक्ष। एक पक्ष ऑफर देता है, दूसरा एक्सेप्टेंस करता है, या एक पक्ष प्रस्ताव देता है, दूसरा उसको प्रतिगृहीत करता है, उसको स्वीकार करता है। तो जब एक पक्ष प्रस्ताव देता है और दूसरा पक्ष उसको स्वीकृति देता है, तो ऐसे में एक वचन का निर्माण हो जाता है। वचन को ही हम करार कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो करार होना चाहिए। दूसरा, यदि दो पक्षों के बीच में करार हो रहा है तो विधिपूर्ण होना चाहिए, उसमें प्रतिफल होना चाहिए। आगे आप लोग इसको विधिपूर्ण तो समझ ही गए होंगे, प्रतिफल कुछ लोग कल पढ़े होंगे, परसों पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आगे पढ़ेंगे समझ जाएंगे। सक्षम पक्षकार होने चाहिए, यानी दोनों पक्ष सक्षम होने चाहिए इस संविदा को करने के लिए। स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए, दोनों पक्षों में किसी प्रकार का कोई दबाव ना हो। जैसे ये ना हो कि बंदूक की नोक पे जो उठा के लेके आए, अबे चल लिख, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र सम्मति यानी वह प्रेम पूर्वक अपने इच्छा अनुसार आकर के आपसे सम्मति ले, तभी वो विधि मान्य संविदा कहलाएगी। विधिपूर्ण उद्देश्य उसका होना चाहिए। उसका जो उद्देश्य है, अब ऐसा उद्देश्य तो नहीं होना चाहिए कि हम आपके साथ गए कि ए विक्रम बादशाह चलिए आइए, जो है आप बादशाह तो ही हैं, चलिए आइए राजेश के घर में चलिए चोरी कर लेते हैं। तो ये कोई संविदा तो नहीं हुई, यहाँ तो बड़ी गलत बात की जा रही है, चोरी जैसी बात की जा रही है। तो ये विधि द्वारा मान्य कैसे हो सकती है? कि विधिमान्य संविदा तो वो होती है, विधिमान्य विधि द्वारा पूर्ण शब्द वो होते हैं जो न्यायालय के द्वारा जो है पारित शब्द होते हैं, जो हमारे नियम बनाए गए हैं। क्या नाम है, लॉ ऑफ टार्ट में इसका विश्लेषण किया गया है। प्रकृति कुछ हमारे नियम न्यायालय द्वारा बनाए गए हैं कि हमको कैसे चलना चाहिए, कैसे फिरना चाहिए, कैसे किससे बातें करनी चाहिए, कैसे किससे। अरे न्यायालय ने छोड़ो क्या बनाया है, हमारे माँ बाप ने हमको सिखाया है कि हमें रोड पे बाएं चलना चाहिए, दाहिने नहीं चलना चाहिए, हमें संपार फाटक पर ध्यान देकर के क्रॉस करना चाहिए। तो ये सारी चीजें विधिपूर्ण उद्देश्य होते हैं। हमें चोरी नहीं करना चाहिए, किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए, बेईमानी नहीं करना चाहिए, बंदूक लगा करके कोनो काम नहीं करवाना चाहिए, गुंडागर्दी नहीं करनी चाहिए। ये सब क्या है? ये सब विधिपूर्ण उद्देश्य नहीं है। विधिपूर्ण उद्देश्य ये है कि हम किसी कार्य को करने के लिए आपकी सहमति से, उसको स्वेच्छा से, दोनों लोगों की इच्छा के साथ उसको आगे बढ़ाएं, तो वह विधि द्वारा मान्य हो जाएगी। ऐसे कुछ तत्व होते हैं जिनको संविदा करने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो क्रेडिट कार्ड का एग्रीमेंट, हम बैंक के द्वारा जब कोई क्रेडिट कार्ड लेते हैं, क्रेडिट कार्ड तो आप सबको समझ में आ रहा है ना। क्रेडिट कार्ड वो होता है, एक प्रकार की सुविधा होती है जो बैंक द्वारा दी जाती है कि यदि हमारे पास विषम परिस्थितियों में कैश की आपूर्ति नहीं हो, तो हम ऐसी दशा में क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उससे पैसा निकाल करके अपने कार्य को पूर्ण कर लें। तत्पश्चात उपरांत दिनों के पश्चात हम उस पैसे को बैंक में जमा कर दें। ये हमारा एक प्रकार का करार होता है। किसके साथ? बैंक के साथ। तो ये करार विधिपूर्ण हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें जो शर्तें दी जाती हैं उसको हम स्वीकार करते हैं, लेटर साइन करते हैं ना, तो हमें प्रस्ताव देता है, हम उसको प्रतिगृहीत करते हैं। तो ये एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है। साइनेड एग्रीमेंट रिलेटेड टू ए जॉब, हम कहीं जॉब करने जाते हैं, आप लोगों में से कुछ लोग जॉब कर भी रहे होंगे, तो जॉब करने से पहले एक प्रकार का एग्रीमेंट साइन कराया जाता है कि यार तुम इतने दिनों तक काम करोगे। यार एग्रीमेंट में क्या होता है, जॉब एग्रीमेंट में यही चीज़ें होती है कि यार ऑफिस में अगर आप जॉब करोगे तो किसी प्रकार की कोई गलत बातें नहीं करोगे, ऐसी कोई बातें नहीं करोगे कि जिसको जो है किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे,
यहाँ जनरल स्टाफ लेडीज और जेंट्स दोनों हैं। अगर आप जेंट्स हैं तो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि किसी लेडीज़ की भावना को ठेस पहुँचे। अगर लेडीज़ के लिए है तो लेडीज़ को भी ये बताया जाता है कि यहाँ पुरुष रहते हैं, तो आप कोई ऐसे कृत्य नहीं करेंगे जिससे पुरुष आपको जो है परेशान करें। तो एक जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं जिसका एक एग्रीमेंट कराया जाता है, तो उसे भी हम एक तरीके से संविदा कहते हैं। ऑनलाइन एग्रीमेंट व्हेन स्टार्टिंग अ फेसबुक एंड ईमेल अकाउंट, तो ये डिजिटल ट्रांजैक्शन कहते हैं, इसको डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ऑनलाइन एग्रीमेंट क्या है? अरे जब हम फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं तो सबसे नीचे जाने के बाद वो एक बार कहता है कि टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिए, देन यू गो थ्रू। तो हम क्या करते हैं, उसके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फेसबुक कहता है कि भाई आपके द्वारा अगर किसी भी प्रकार की कोई सूचना अपकृत भाव से फेसबुक पर दी जाती है तो फेसबुक कंपनी इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगी, या इसके उत्तरदायी आप ही होंगे, तो आप उसको स्वीकृति ले लेते हैं। ईमेल अकाउंट के साथ भी वही है कि ईमेल अकाउंट को आप कहते हैं कि ईमेल अकाउंट कहता है कि हम आपको एक दूसरे से संपर्क करने के लिए एक सुविधा प्रदान कर रहे हैं, अतः इस सुविधा प्रदान के दौरान आप किसी प्रकार का कोई गतिरोध विधि के विधि विहीन करते हैं तो ऐसे में वो गलत होगा और इस मेल का उत्तरदायी आप ही होंगे, हम नहीं होंगे। तो ये एक प्रकार का भी एग्रीमेंट, ये इसको भी कहते हैं। एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जिन एलिमेंटों की आवश्यकता होती है वो क्या है? तो उसमें अभी आप लोगों ने पीछे सुना ही कि करार होने के लिए हमें किस चीज़ की? ऑफर की जरूरत होती है, एक्सेप्टेंस होती है और कंसिडरेशन होता है। कंसिडरेशन को हम प्रतिफल कहते हैं। तो ऑफर वो होता है जो प्रस्तावक होता है, जो प्रस्ताव देता है। मैंने आपसे कोई प्रस्ताव किया कि क्या आप मुझे ये किताब देंगे? खैर ये तो निमंत्रण हो गया। मैंने आपसे ये कहा कि ये मेरी किताब है, आप ले लीजिए, या मेरी ये किताब है आप ले सकते हैं। तो मैंने आपको एक ऑफर दिया। मैं गंगा में नहाने जा रहा हूं, आप भी चल सकते हैं, तो मैंने आपको एक ऑफर दिया। और एक्सेप्टेंस ये है कि अगर उस बात को आपने मान लिया तो एक्सेप्ट होगा। और इन दोनों से एक नई चीज निकल करके आती है जिसको हम कंसिडरेशन कहते हैं, प्रतिफल। ये दोनों चीज अगर एक्सेप्ट हो गई एक दूसरे से तो उसमें से एक नए शब्द का सृजन होता है जिसको हम कंसिडरेशन या प्रतिफल के नाम से संबोधित करते हैं। उसकी विवेचनाएं, पृष्ठभूमियां क्या है आगे चल करके बताया गया है, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए ये सब का मैं प्रयोग कर रहा हूं। These are the basic elements, but contract law can get a lot more complicated. मतलब आप इसको ऐसे समझते हैं कि ठीक है ये तो एक बेसिक एलिमेंट है जो मैंने आपको बताया है, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, ये बेसिक एक्सेप्टेंस है। बट कॉन्ट्रैक्ट लॉ के लिए इतने से ही उसका काम नहीं चलता है, आगे बहुत सारी ऐसी जो है विपदाएं और संभावनाएं जो है बनती हैं जो ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन एग्रीमेंट को जो है वो परिभाषित करती हैं। तो इतने से मत समझ जाइए कि ऐसा हो गया तो हम आगे चल करके, जो आगे पढ़ चुके हैं उनको पता होगा। देखिए इन सब बातों के बीच में एक बात आ जाती है कि पहले यार हम जान लें कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सिविल लीगल ड्यूटीज कुछ बनाई गई हैं, कुछ टॉर्ट बनाए गए हैं। तो टॉर्ट क्या है? वो अपकृत्य है, इसको हिंदी में हम अपकृत्य कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? उसे हम संविदा कहते हैं। तो हु हैज द ड्यूटी? तो टॉर्ट कहता है कि ग्रुप ऑफ पीपल, यानी जो एक ग्रुप है, जो एक समुदाय है, सबके लिए लागू होता है। तो अगर आपसे कोई पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट, आपसे कोई पूछा कि अपकृत्य और संविदा के बीच में अंतर क्या है, तो आप पहले कहेंगे टॉर्ट के लिए कि श्रीमान टॉर्ट के लिए ग्रुप ऑफ पीपल, एक समूह के लिए अपकृत्य के नियम लागू होते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्पेशली इंडिविजुअल हु विद फुली एंटर टू द एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए होता है, संविदा उसके लिए होती है जो पर्टिकुलर उस संविदा में जो व्यक्ति, वह अकेला, दो व्यक्ति या फिर दो से अधिक व्यक्ति, जो लोग फुलफिल हो रहे हैं उसमें, ये संविदा उनके लिए मान्य होती है। जैसे आपने कोई कागज पर हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कराए, हमारे आपके बीच में संविदा हुई, तो ऐसा थोड़ी है कि हम साक्षी के साथ संविदा किए तो विक्रम बादशाह के साथ भी लागू हो जाएगी, रमेश के साथ भी लागू हो जाएगी, एकता के साथ भी लागू हो जाएगी, एलिस के साथ भी लागू, नहीं, ऐसा नहीं है। विकास के साथ लागू, सबके साथ नहीं लागू होगी, वो सिर्फ हमारे और साक्षी के बीच की ही बात होगी, क्योंकि हमारे और उनके बीच में ये संविदा हुई है। लेकिन अपकृत्य के जो नियम बनाए हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट के जो नियम बनाए गए हैं, वो सबके लिए बनाए गए हैं। न्यायालय द्वारा
कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर दी गई हैं कि उनका हमें निर्वहन करना पड़ेगा। तो हमारा सरकार के साथ भी एक एग्रीमेंट हो गया है जिसको हम टॉर्ट ऑफ लॉ के नाम से जानते हैं कि हम धरती पे पैदा हुए, थोड़ा बड़े हुए तो हमको ये कर्तव्य बता दिया गया, न्यायालय द्वारा ये कर्तव्य बता दिए गए कि हमको कैसे उठना है, कैसे बैठना है, किसी के साथ छल नहीं करना है। कैसे हम रास्ते में जा रहे हैं, पान खा के दूसरे के घर में थूक दिए, ये सब गलत है। तो टॉर्ट के ये नियम है, ये ग्रुप ऑफ पीपल है। आप जनरली इसको कह सकते हैं कि एवरीवन के लिए है, ये सभी लोगों के ऊपर लागू होता है जो भी नागरिक हैं। हर देश का अपना लॉ ऑफ टॉर्ट होता है, सबके लिए ये लागू है। ड्यूटीज फिक्स बाय द लॉ, ये कुछ ड्यूटीज हैं जो फिक्स की गई हैं, न्यायालय द्वारा फिक्स कर दी गई हैं कि हाँ ये बात सही है कि हमको पान खाना है तो एक उचित जगह पे थूकना है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं किसी के घर पे थूक दिए। रास्ते में चलते हुए अचानक से हम किसी का पैंट सरका दें तो ये गलत है। हमें किसी को पैंट सरकाने का हमारा अधिकार नहीं है। ये एक प्रकार का अपकृत्य हो जाएगा, मोटिव हो जाएगा, आशय हो जाएगा। हम दो लोगों का खेत है, दोनों के बीच में एक तो मेड़बंदी लगी है और गए जो है कुदाल लेकर के नीचे में से उसकी जो है जो मेड़ है उसको जो है बंधा है उसे जो हम काटने लगे तो क्या होगा, ऊपर की मिट्टी गिर जाएगी और खेत जो इसका बड़ा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या है, वो एक तरीके का गलत नियम है। तो ये सारी चीजें जो की गई हैं वो देखिए, अगर कोई आपसे पूछ लिया कि कॉन्ट्रैक्ट और अपकृत्य के अंतर को बताइए तो आप खाली सोच सोच करके लिख देंगे ना, तब वो 10-5 पन्ना भर जाएगा। पीपीटी में क्या है, पीपीटी में जो है टॉपिक पार्ट दिए रहते हैं, पूरा एक्सप्लेन नहीं होता है। एक्सप्लेन करने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ता है। और आज तक कोई जन्म नहीं लिया है इस धरती पे जिसने बनाया इस कानून को, उसको भी ये नहीं पता है कि साला कितनी धाराएं और अधिनियम उसने बना दिए। अधिनियम तो पता है लेकिन धाराएं कितनी बना दी हैं उसे यह भी नहीं पता है। डेली धाराएं संशोधन होती हैं। अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट फैसला आया था, उसमें आईपीसी और सीआरपीसी की 2-3 धाराओं को जो है वो परिवर्तन कर दिए सब। तो तात्पर्य ये हो गया कि इन सब चीजों को पढ़ाने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। हम रास्ता आपको बता रहे हैं कि यार क्या होता है। चीजों को लिखने का वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको कैसे लिखेंगे, कैसे उसको परिभाषित करेंगे। तो जो लोग भी नोट्स बना रहे हैं, एक दो लोगों ने अपना नोट्स मुझे भेजा है, जैसे अंशिता ने भेजा है और साक्षी ने भेजा है और एक दो लोगों ने भेजा है, लड़कों ने भी भेजा है, अंकिता ने भेजा है, दिग्विजय ने भेजा है, क्या नाम है, एक दो लोग और हैं जिन्होंने भेजा, नाम नहीं है, मोहम्मद कैफ कारिफ क्या नाम है, वो भेजे हैं। तो कहने का मतलब आप लोग जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बना रहे हैं नोट्स, वो नोट्स ऐसे बना रहे हैं कि जो पीपीटी में लिखा है फोटो खींचा लिख दिया, किताब में लिखा है उसी को लिख दिया। ना 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 ना, ऐसा नहीं करना है। ऐसा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई भी एग्जामिनर नहीं है कि अगर आप ला को अपने शब्दों में आप लिख दिए तो वो आपके क्वेश्चन को काट देगा। ऐसा वो बिल्कुल नहीं करेगा। आपको समझना है और उसको अपने शब्दों में लिखना है कि हु हैज द ड्यूटीज टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि जनरली ये सबके लिए लागू होता है, तो उसमें लिखिए अपने शब्दों में, उसमें लिखिए कि श्रीमान अपकृत्य के अंदर दी गई परिभाषाओं के आधार पर यह एवरी पर्सन के लिए, पूरे समाज के लिए लागू होता है। यह न्यायालय द्वारा इस सोसाइटी के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इसका उदाहरण हम इस रूप से समझ सकते हैं कि हमें अपना कचरा उठा करके किसी दूसरे के घर नहीं फेंकना चाहिए, हमें पान खा करके किसी दूसरे के घर नहीं थूकना चाहिए। और बहुत सारे उदाहरण हैं समाज के, आप ले सकते हैं। सोचिए 500 नहीं 5000 उदाहरण आएंगे आपके सामने। उसी 5000 में से एक उदाहरण कोई टॉर्ट के डिफरेंस में लिख दीजिए, एग्जामिनर समझ जाएगा कि ही इज ए नो पर्सन। इसको पता है, भली भांति पता है कि टॉर्ट क्या है। तो टॉर्ट क्या है, वो हमारी एक प्रकार की जिम्मेदारियां हैं। ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए होता है, जनरली एवरीवन के लिए होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सिर्फ उन्हीं पक्षकारों के बीच में होता है जो एग्रीमेंट करते हैं। ये टॉर्ट क्या है, पूरे सोसाइटी के लिए, पूरे समाज के लिए होता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है, वो सिर्फ उन्हीं पक्षकारों के बीच में होता है जो करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, वचन लेते हैं। अनकॉडिफाइड, ये कहीं पे कॉडिफाई नहीं किया गया है, जस्टिफाई नहीं किया गया है, समझने वाली बातें हैं, समझना है। कुछ इसके निर्देश जो है बताए गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट को आईसीए 1872 के नाम से जाते हैं, यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कहीं आईसीए लिखना है तो कंफ्यूज नहीं होना है, आईसीए मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसमें प्रतिफल होता है,
वहां पे किसी प्रकार का कोई प्रतिफल नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता है, कोई कुछ भी नहीं होता है। हाँ, अगर नुकसान हो जाएगा तो अपकृत्य की नियमों का खंडन हो जाएगा। तो टॉर्ट ये कहता है कि सबको अच्छे से रहना है, तो नुकसान कहां से हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हो सकता है, लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है, क्योंकि प्रतिफल यहां शब्द आ गया। लेकिन टॉर्ट में ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा, कोई हानि नहीं होगा। टॉर्ट एक मोटिव होता है, एक आशय। अगर टॉर्ट का खंडन किया जाता है तो एक प्रकार का मोटिव होता है, यानी जब आप अपना पान खा के दूसरे घर पे थूकेंगे तो आपका ये मोटिव पहले से होगा कि मुझे उसको परेशान करना है। वो मेरा पटीदार है, उठा के पान थूक दिए उसके दरवाजे पे। गेट बढ़िया से नया नया लगवाना है, रास्ते से जा रहे हैं, उसके गेटवा लगा, गेटवे पे जो है पीच मार दिए, एकदम लाल रंग से रंग दिए, जबकि वो रंगवाया था ग्रीन कलर से। तो ये क्या हो गया? ये आपका एक मोटिव था, आशय था कि आपको उसको परेशान करना है। तो अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो लॉ ऑफ टॉर्ट के अनुसार आपके ऊपर केस चलेगा। अपना कूड़ा उठाए ले जाकर के उसके घर में फेंक दिए, देखिए इधर उधर देखे, नहीं देख रहा है, बस धीरे से उसके छत पे जो है फेंक दिए। अपने घर मीट खाए और मीट का टुकड़ा उसके घर पे फेंक दिए। बाद में कुछ हुआ तो आप कहेंगे अरे ऊपर से आसमान से कोई चिड़ैया उड़ के जा रही थी, अब उसने गिरा दिया। भाई साहब तुम हमको हमारे ऊपर दोषी लगा रहे हो। तो ये सारी चीजें जो है वो टॉर्ट के पूरे समाज के लिए कहने का मतलब ये की गई है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिर्फ 2 व्यक्तियों या 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए किया गया है। लॉ ऑफ सोसाइटी बाइंड एवरीवन इनटू व्हाट बाइंड इंडिविजुअल्स, व्हाट बाइंड इंडिविजुअल्स। तो टॉर्ट है इंडिविजुअल्स, क्यों? क्योंकि वो पूरे सोसाइटी के लिए बाधा हुआ है। सभी पूरे सोसाइटी के लोग उससे बंधित हैं, बाधित हैं, एवरी पर्सन। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है स्पेसिफिक एग्रीमेंट इन द विच पार्टीज आर म्यूचुअल बाइंडिंग इन देमसेल्फ। मेरे ख्याल से आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। जो नए हैं, श्रद्धा जरा बताइए बाबू, समझ में आ रहा है ना? यस सर। आगे बढ़ें। यस सर। ऑफर, ऑफर क्या है? एन ऑफर इज ए इन्विटेशन टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक प्रकार का इन्विटेशन है। इन्विटेशन तो आप समझ ही रहे होंगे। तो ऑफर करने के लिए, ऑफर क्या है? ऑफर सॉरी, ऑफर करने के लिए नहीं, सॉरी गलत शब्द हो गया। ऑफर करने के लिए नहीं, कंसिडरेशन करने के लिए या प्रतिज्ञा करने के लिए या वचन को पूर्ण करने के लिए या करार को करने के लिए एक प्रकार का ऑफर क्या है? ये एक प्रकार का इन्विटेशन है कि आइए हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं तो डिस्प्लेइंग टेक इट टू ए लीव ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन। डिस्प्ले पर कोई चीज अगर आपको दिखाई जा रही है, मान लीजिए जैसे आप जाते हैं तो एक खूब बड़ा सा बोर्ड लगा होता है लिवाइस कंपनी का, जिसमें खूब एकदम एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के गले के कमर में हाथ डाल के खड़े रहते हैं बड़े से पर्दे पे, और नीचे लिखा रहता है लिवाइस 20% ऑफर, टेक दिस ऑफर। तो वो क्या हो गया? वो एग्जाम्पल दिया गया है, वो 2 लड़का लड़की को उसका जींस पहना के दिखाया गया है, प्रचार किया जा रहा है कि अरे भाई हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं कि आइए, लिवाइस के ऑफर पे 20% की छूट चल रही है, आइए हम यहां हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं। अब वो जाना या ना जाना आपके ऊपर है, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, इनविटेशन कर रहे हैं। पुटिंग ए प्राइस टैग ऑन ए आइटम इन ए स्टोर। आप गए सिटी मॉल में घूमने के लिए, आप लोग मॉल वॉल में जाते होंगे कभी, जैसे मान लीजिए परी चौक पे आप गए, परी चौक तो बड़ा दूर पड़ जाएगा, परी चौक तो नोएडा में आ गया। लखनऊ में मान लीजिए सहारा है, लखनऊ भी सहारा बड़ा, अरे विशाल उसाल होगा अकबरपुर में, विशाल मेगा मार्ट वाट होगा। तो ऐसे में जब उसमें जाते हैं हम, तो देखते होंगे कि कपड़े के ऊपर ना एक छोटा सा सफेद की से पट्टी लगाई रहती है, उस पर लिखा रहता है कि 2 कपड़ा लेने पे 1 कपड़ा फ्री, 4 कपड़ा लेने पे 2 कपड़ा फ्री, 20% डिस्काउंट। तो एक प्रकार का वो आपको, हालांकि वो प्रस्ताव नहीं होता है, वो सिर्फ निमंत्रण होता है। तो आपको वो बताता है कि हमारे पास ये ऑफर चल रहा है, तो एक प्रकार का वो आपको निमंत्रण देता है कि आइए हमारे साथ संविदा कीजिए, आइए हमारे साथ। तो ये सारी चीजें जो है उसके अंतर्गत आती हैं। ऑफर कैन गो बैक एंड फोर्थ। ऑफर ऐसी चीज है जिसको वापस भी किया जा सकता है, लिया भी जा सकता है, आगे समझ जाएंगे। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस क्या है? द पॉइंट एट विच वन पार्टी एग्री टू द पार्टीज ऑफर। एक्सेप्टेंस वो है जब एक दूसरा पक्ष ऑफर को देता है, अगर दूसरा पक्ष उसे स्वीकार कर लेता है तो उसे प्रतिगृहीत कहते हैं। एक प्रस्तावक प्रस्ताव दिया और दूसरे ने उसको स्वीकार कर लिया, उसको प्रतिगृहीत कहते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो क्लिकिंग दैट द एक्सेप्ट बाय द ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट, आप क्लिक करके किसी कॉन्ट्रैक्ट को जब एक्सेप्ट करते हैं, जैसे आप फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं, गूगल का अकाउंट बनाते हैं, या और किसी प्रकार का टर्म्स एंड कंडीशन को जब आप एक्सेप्ट करते हैं जो ऑनलाइन माध्यम से क्लिक करके आप एक्सेप्ट करते हैं, तो आप क्या करते हैं, स्वीकृति करते हैं। सामने वाला कंपनी ने आपको वो ऑफर दिया है, आप क्लिक करके उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो यही एक प्रकार का जो है वो क्या होता है, आपने एक्सेप्टेंस किया है, आपने स्वीकृति की है, आपने प्रतिगृहित किया है। और किया क्या है, आप ऑफरी बन गए हैं। और क्या किया है, प्रतिज्ञा गृहीत बन गए हैं। और क्या किया है, वचन गृहीत बन गए हैं। हिंदी में बहुत शब्दों में इसको परिभाषित करते हैं। विनिंग ऑन ए ईबे ऑक्शन, ईबे ऑक्शन जानते हैं आप लोग, ऑक्शन, ऑक्शन तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, किसी को पता होगा। एलिस, व्हाट इज द विनिंग एन ईबे ऑक्शन? Sakshi, can you explain me this side, is this slide? शून्य बटा सन्नाटा है। विनिंग एन ए ईबे ऑक्शन, ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी, आप लोग अभी आगे पढ़े भी हैं नीलामी। विनिंग ऑन ईबे यानी अगर कोई बोली लगती है, बोली लगने में आपको कोई जीत होती है, आप विन करते हैं यानी जीत जाते हैं, तो वह भी एक प्रकार का क्या हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया। ऑफर दिया गया कि आप बोली लगाइए और आप उसको बोली लगा लिए, तो जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, तो वो आपका एक क्या हो गया, एक एक्सेप्टेंस हो गया। बोली का आपको ऑफर दिया गया और आपने उसको स्वीकार किया। बाइंग द आइटम फ्रॉम द स्टोर, तो यदि दुकान से कोई आप सामान खरीदते हैं तो वह भी एक दूसरे के प्रति क्या होता है, उसने आपको प्रस्ताव दिया, आपने उस सामान को खरीद लिया, तो ये भी एक प्रकार का जो है एक्सेप्टेंस होता है। बहुत विस्तृत तरीके से आगे विवेचनाएं की गई हैं, बहुत अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे। ये तो शुरुआती दौर का फेज था, तो नॉर्मल पीपीटी बना करके सिखाया गया था। कंसिडरेशन क्या होता है, जो लोग पढ़े हैं उनको पता चल गया है कंसिडरेशन क्या होता है, अभी कल ही परसों के चैप्टर में पढ़ाया गया है। लेकिन जनरली कोर्ट विल बी ओनली इन्फोर्स ए कॉन्ट्रैक्ट इफ बोथ साइड आर गेटिंग समथिंग। जनरली कोर्ट विल बी ओनली इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट या ए कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को जनरली कोर्ट जो है कब इन्फोर्स करता है, यानी वो विधि द्वारा प्रवर्तनी कब होता है, इफ बोथ साइड, यदि दोनों साइड आर गेटिंग समथिंग, यदि कुछ प्राप्ति होती है तो। अब वो प्राप्ति हानि भी हो सकती है और लाभ भी हो सकती है। व्हाट इज साइड गिवन द अदर इज कॉल्ड कंसिडरेशन। अरे क्या हो गया है अर्चना? जनरली कोर्ट विल इन्फोर्स, जनरली क्या होता है, कोर्ट तभी इन्फोर्स करता है जब बोथ साइड में यानी दोनों पक्षों के बीच में किसी प्रकार का कोई कंसिडरेशन या प्रतिफल आता है। अब इन दैट कॉन्ट्रैक्ट इन इज द फॉलोइंग एग्जांपल आस्क योरसेल्फ टू म्यूचुअल अंडर कंसिडरेशन। देखिए एक अभी तक थोड़ा बहुत हम लोग समझ गए, तो अभी इसको थोड़ा सा समझते हैं। अब इसमें आप देखिए, क्या ये लीगली इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी क्या ये विधि द्वारा प्रवर्तनी हो रहा है। लास्ट केवल ओनली 2-3 पर्सन है जो इसका जवाब दे सकते हैं। गब्बर दे सकते हैं जवाब, या ईमानदारी के साथ जो लोग एकदम नए आए हैं वही इसका जवाब देंगे। खास तौर से दिस क्वेश्चन ओनली फॉर द श्रद्धा। श्रद्धा, प्लीज रीड केयरफुली एंड गिव मी द आंसर। लास्ट ईयर योर अंकल प्रोमिसेस टू यू दैट आईफोन फ्रॉम योर 18th बर्थडे। लास्ट ईयर आपके अंकल ने आपसे ये प्रॉमिस किया कि जब आप 18 ईयर्स की हो जाएंगी तो 18 ईयर्स के बर्थडे पर आपको वो एक आईफोन देंगे। When you turn 18, जब आप 18 की हो जाती हैं तो he gave your old broken basic cell phone, तो आपको एक टूटा हुआ नॉर्मल सा सेल फोन देते हैं, नोकिया 1200 देते हैं। तो वाज देयर ए लीगली इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या ये लीगली संविदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना में उन्होंने आईफोन देने के लिए कहा था ना। हाँ, तो उन्होंने आईफोन नहीं दिया ना, कोई दूसरा मोबाइल दे दिए। हाँ, तो ये लीगली इन्फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब विधि द्वारा प्रवर्तनी हो रहा है? नहीं। यस सर, पता है सर, हाँ बताओ।
सर विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा, क्योंकि सर कहीं संविदा नहीं हुआ था यहाँ पे, कोई लिखित दस्तावेज के रूप में उन्होंने उन्होंने नहीं बोला था कि हाँ हम तुम्हें लिखित दे रहे हैं कि हाँ हम ऐसे करेंगे, मीन्स आईफोन आपको देंगे। हाँ तो हाँ, विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा। अच्छा ठीक है, ये तो थोड़ा सा आगे बढ़ करके आपने बता दिया, लेकिन इसमें बस इतना समझने की बात है, बिकॉज दैट कि ये एक प्रकार का ऐसा प्रॉमिस है कि जो प्रॉमिस किया गया है, वादा किया गया है, लेकिन दूसरे पक्ष द्वारा कोई एक्सेप्टेंस है भी, तो क्या हुआ, ये एक प्रकार का पारिवारिक संबंधों के बीच में किया गया है, तो इसलिए ये जो है लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होगा। अगर ये लिखित हो गया होता तो इन्फोर्सेबल हो जाता। अभी कौन आ रहा है भाई? जो आ रहा है साक्षी, उसको ज्वाइन कर लिया करो यार। एकता, कोई आता है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसमें कहा गया कि नो, विल योर अंकल मेड ए प्रॉमिस ही डिड नॉट रिसीव एनी कंसिडरेशन इन रिटर्न। तो कहा गया कि आपने लिखित में किसी प्रकार का कोई जो है रिसीविंग नहीं ली है, इसलिए कंसिडरेशन हैज नो मोर देन द गुड फीलिंग। रेलवे वगैरह का उदाहरण है, होटल का, रेलवे का। थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। श्रद्धा थोड़ा ध्यान देना, ये पीपीटी दिखाई दे रही है ना? यस सर। श्रद्धा, 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 ओनली क्वेश्चन फॉर यू दैट यू आर अ न्यू। क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति जो है, एक पति पत्नी का जोड़ा है, मतलब एक पति पत्नी है और वो एक जोड़ा है जो अभी नई नई शादी हुई है, तो वो हनीमून के लिए जो है वो ऊटी जाते हैं। तो ऊटी जाते हैं, तो चूंकि हनीमून के लिए जाते हैं तो उन कहाँ रहेंगे, तो वो एक होटल लेते हैं। तो होटल लेते हैं, तो जब वो होटल में जाते हैं, तो जैसे ही होटल के पास जाते हैं तो रिसेप्शन पे वो पूछते हैं कि श्रीमान मुझे रहना है क्या, यहाँ होटल मिलेगा? तो कहते हैं हाँ होटल मिलेगा। तो होटल ले लेते हैं और उसमें 1 हफ्ते का वो भाड़ा भी पे कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो मुड़ के अपने रूम की तरफ जाते हैं, तो रूम के पास एक नोटिस लगा हुआ था। उस नोटिस पे यह लिखा था कि यदि आप अपना सामान रिसेप्शन के पास रखते हैं तो इसमें होटल प्रशासन की जिम्मेदारी होगी या होटल प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी, अन्यथा यह जो मतलब रेंट पे आ रहा है, या ये कह सकते हैं कि जो कस्टमर है, ये उसी की जिम्मेदारी होगी। तो आप ये बताइए, क्या ये संविदा का निर्माण इसमें हो रहा है? यस सर, क्योंकि उन्होंने नोटिस द्वारा बता दिया ना। अच्छा साक्षी, थोड़ा एक्सप्लेन करो इसको, यस सर। और अच्छे से नो एक्सप्लेन सर, करना, नहीं तो संविदा का कान पकड़ के उठक बैठक करा देंगे। सर संविदा का निर्माण नहीं होगा, जस्ट बिकॉज उन्हें रिसेप्शन पे ही उन्हें इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि अगर आपका सामान खोता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अदरवाइज आप यहाँ पे अपना सामान सबमिट नहीं करते हो, तो उन्हें रिसेप्शन पे ही इन्फॉर्म कर देना चाहिए ठीक था। है, और कुछ इसमें बताने लायक है? और कुछ इसमें बताने लायक है? कोई और है जो इसमें कुछ और जोड़ना चाहता है? एलिस, अर्चना, हेलो सर। रमन, हाँ बताइए। अर्चना सर, बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ सर, उन्होंने उनको नोटिस तो दिया, बट सर संविदा होने से पहले नहीं दिया। संविदा होने के बाद उन्होंने बताया कि मतलब कि अगर आप अपना सामान रिसेप्शन पे दे रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी होटल की होगी, वरना अन्यथा नहीं होगी। तो इस प्रकार से सर पूर्णतः संविदा नहीं है सर, क्योंकि संविदा में जब भी संविदा हम करते हैं तो मतलब उसके पहले ही सभी शर्तों को दे दिया जाता है, उनके आगे प्रस्तुत कर दिया जाता है। इस वेरी प्रकार से सर वो सूट फाइल कर सकते हैं। जबरदस्त। मुझे अब अपने ऊपर गर्व महसूस हो रहा है कि यार पिछले जो 20-25 दिनों में मैंने पढ़ाया है, दैट्स अ गुड एंड गुड। Archana is jointing some most important object in this lecture, because that कि he is know that she is know that कि होटल में या कहीं पे भी किसी प्रकार की संविदा होती है तो उसकी युक्त सूचना जो है वो दोनों पक्षों को हो जानी चाहिए। तो श्रद्धा देखिए, समझाने का तरीका बस इतना है कि यार संविदा तो हुई, वो किया, लेकिन मान्य नहीं हो रही, विधिपूर्ण नहीं हो रही। क्यों?
क्योंकि जब उसने पैसा ले लिया, बिल वाउचर बना दिया, उसके पास उसने घर पे जा करके जब वो मतलब रूम में जब जाने लगी तब वहां पे वो बोर्ड नोटिस लगा हुआ था। लेकिन संविदा का निर्माण होने के लिए तथ्य ये कहता है कि संविदा जो है वो उसके जो भी मतलब शर्तें हैं, जो भी टर्म्स एंड एग्रीमेंट हैं, वो संविदा होने से पूर्व जो है दोनों पक्षों को जो है जानकारी उसकी होनी चाहिए। तो संविदा होने के बाद अगर किसी प्रकार की वो नोटिस हो रही है तो वो संविदा का मान्य नहीं होगी, वहां संविदा का निर्माण नहीं होगा। हाँ, अगर वो नोटिस उसी रिसेप्शन पे लगा होता और बिल्कुल सामने नहीं लगा होता और उसको दिखा दिया गया होता कि इस नोटिस को पढ़ लीजिए, तब अगर वो नहीं पढ़ती या वो नहीं करती तो माना जाता कि ये संविदा जो है वो हो रही है। रेलवे का एक उदाहरण है। रेलवे का उदाहरण ये है कि एक व्यक्ति है जो रेलवे प्रबंधन के पास जाता है, उसे ट्रेन पकड़नी है लेकिन ट्रेन बहुत लेट हो गई है, 12 घंटा या 2 दिन 3 दिन लेट हो गई है, ऐसी कोई व्यवस्था बन गई है। तो वो कहता है कि मैं अपना सामान जो है रखूंगा। तो रेलवे कहता है कि ठीक है, अपना सामान रखिए। तो रेलवे एक स्लिप देता है। भाई कोई सामान आप देते हैं, टिकट कटवाते हैं, टिकट मिलता है ना। श्रद्धा ध्यान से सुनना बाबू, ये आप ही का लेक्चर है क्योंकि आप ही नए हैं। तो अब वो एक स्लिप देता है, तो स्लिप में ऊपर तो पूरा प्रॉपर लिखा रहता है कि कितना वेट है, कितना दाम है, कब तक आप रख सकते हैं, वो उचित मूल्य, सारी जो भी संभावनाएं हैं उसमें व्यक्त की गई हैं। लेकिन टिकट के पीछे यह भी लिखा हुआ है कि यदि सामान जो है रेलवे प्रबंधन के किसी कर्मचारी द्वारा या किसी अनैतिक तरह से अगर आपका सामान चोरी हो जाता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी वह आपकी होगी। तो इसमें कहां कमी हो रही है और ये संविदा बन रही है कि नहीं बन रही है, ये एक्सप्लेन मी श्रद्धा। ज्वाइन नहीं किया है क्या? एक बार फिर से बताइए। अच्छा, एक व्यक्ति है वो रेलवे के पास जाता है और रेलवे से कहता है कि मुझे सामान अपना आपके यहाँ 2-3 दिन के लिए रखना है। तो रेलवे वाला कहता है ठीक है, रख दो गोदाम में। तो रेलवे वाला एक टिकट देता है, मतलब सामान आदमी रखेगा तो उसको एक रसीद मिलेगी ना, तो रसीद देता है। रसीद पे लिखा हुआ रहता है, ऊपर लिखा रहता है, फर्स्ट पेज पे ये लिखा रहता है कि टिकट का इतना दाम है, इतना किलो आप रख सकते हैं, इतने दिनों तक रख सकते हैं, सब कुछ लिखा। लेकिन टिकट के पीछे यह भी लिखा था कि यदि सामान चोरी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में रेलवे प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, यह आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। तो क्या यहाँ संविदा का निर्माण हो रहा है? यस सर। वेरी गुड। एलिस थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए। सर वो मतलब उस टिकट के पीछे लिखा था तो उस पीछे की तरफ कोई एरो नहीं बनाया था जिससे मतलब इंसान उसको पलट के देखे। तो संविदा का निर्माण नहीं हो रहा है सर। वेरी गुड। साक्षी, इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे आप? सर यस सर, अगर उनका सामान खोता है तो बिल्कुल वाद संसद कर सकते हैं, क्योंकि इस पे जो ना ही पीटीओ लिखा गया था, ना ही कोई एरो बनाया गया था, और ना ही ये लिखा गया था कि पृष्ठ को पीछे पलटिए। ठीक है, कोई और एक बोल रहा था, कुछ बोलना चाहता है? सर उसके वही पृष्ठ पर वही जो बता रहे हैं साक्षी, वही बताना चाह रहे थे कि ऊपर ना कोई एरो बना हुआ था फर्स्ट पेज पे कि पीछे पलट कर देखें या कोई एरो हो, या उस दिन बता रहे मतलब, कुछ हाँ डॉट, ठीक है, उस दिन बता रहे थे आप कि अब शायद आ गया डॉट डॉट करके कुछ रहता है। हाँ 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 ठीक है। श्रद्धा, कहने जी का तात्पर्य यहाँ पे ये हो रहा है कि उसने बताया तो सही, लेकिन उसने टिकट के पीछे शर्त लिखी। तो टिकट के पीछे शर्त लिखने का मतलब ये नहीं हो गया कि वो संविदा का निर्माण हो गया। क्योंकि अगर हम मान लीजिए टिकट लिए और टिकट के आगे वाले पृष्ठभूमि को देख करके जेब में रख लिए तो हमने पीछे तो देखा ही नहीं। कहने का मतलब संविदा ये कहती है कि दोनों व्यक्तियों को उचित युक्त जानकारी उसकी रहनी चाहिए। तो अगर पेज के पीछे जो पहला पेज था, फर्स्ट पेज, अगर उस पर ये लिखा होता या कोई एरो बना होता जो ये प्रदर्शित करता कि पेज को पलट करके पीछे देखिए, या पीटीओ लिखा होता, या हिंदी में लिखा होता कि शर्तों के लिए पृष्ठ के पिछले भाग को देखें,
पिछले भाग का अवलोकन करें। अगर ऐसा कुछ लिखा होता तो वह पीछे देखता और वह संविदा का मान्य हो जाती। तो रेलवे प्रबंधन की गलती है कि उन्होंने क्या किया था, लिखा नहीं था कि पीछे पलट करके पेज को देखिए। इसलिए यह तथ्य बिल्कुल साबित हो जाता है कि जो कस्टमर है उसको पूरा जो है वो योगदान जो है वो रेलवे से पूरी की पूरी भरपाई उसकी मिलनी चाहिए, क्योंकि इसमें रेलवे ने क्षति की है। पेज के पृष्ठभूमि पर यह नहीं लिखा है कि शर्तों के लिए आप पीछे पलटकर देखिए, या कोई एरो या ग्रीन कलर का कोई सिंबल ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, इसलिए वह मान्य होगा। और उसमें जो है रेलवे वाले की गलती मान करके पूरा मुआवजा जो है वो उस कस्टमर को मिलेगा। सरदा समझ में आ गया या कहीं कोई समझने में दिक्कत हो रही है? तुरंत बताना कोई दिखने दिक्कत है तो। आ गया। ठीक है, आपके भाई ने वैसे अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर लिया था, तो कुछ चीजें अपने घर पे भाई से ही पढ़ लिया कीजिए। सर भाई यहाँ पर है ही नहीं और वो पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, पहले पढ़ चुके हैं, तभी तो